नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। और आज सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अध्याय नंबर 10 का रिवीजन करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पर अपन इस भाग में पढ़ेंगे केवल प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम जानते हैं कि प्रकाश जो लाइट है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने के लायक बनाता है, दृश्यमान बनाता है। तो ये दृश्यमान किस प्रकार बनाता है? जैसे हम जानते हैं कि जो लाइट है जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु उस लाइट को क्या करती है? परावर्तित करती है, और वो परावर्तित प्रकाश है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, और आंखों के द्वारा हम उस चीज को देख पाते हैं, उसका सामंजस्य अपनी आंखें बैठाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन द्वारा हम हर किसी चीज को देख सकते हैं। तो प्रकाश का भी जो दिन का कार्य है वस्तुओं को देखने का, ये हमें सूर्य के द्वारा हो पाता है, क्योंकि सूर्य ही दिन में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। तो अब बात करते हैं कि जो प्रकाश है, कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे करता है भाई? प्रकाश हम जानते हैं सूर्य से आता है, तो एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गति करता है, ऐसा अपन मानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पर हम यहाँ पर एक शब्दावली का अध्ययन करेंगे, एक है विवर्तन। विवर्तन, इसे आप ध्यान से समझो कि यदि आप प्रकाश एक पथ पर आ रहा है और वहां पर कोई छोटी वस्तु है, यानी प्रकाश के पथ में रखी एक छोटी वस्तु, प्रकाश के पथ में रखी एक छोटी वस्तु से प्रकाश छोटी वस्तु के किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है। जबकि हमने कहा था कि भाई प्रकाश तो एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो लेकिन विवर्तन के अंदर क्या होता है? प्रकाश के पथ में रखी छोटी वस्तु। अब मान लो एक ये छोटी वस्तु है, तो छोटी वस्तु से जैसे ही प्रकाश आएगा तो इसके किनारों से वो मुड़ जाएगा। तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो उस प्रकाश की सीधी रेखा को अपन कहते हैं प्रकाश किरण। सीधी रेखा में प्रकाश, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। अपन कहते हैं ना कि सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे सूर्य से, या फिर अपन किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और बाहर से सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो वहां से अपन को एक सीधी रेखा में प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का विवर्तन, जबकि ये विवर्तन नहीं मानता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो छोटी वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को किनारों से मोड़ देती हैं। चलो ठीक है, ये तो विवर्तन का अध्ययन अपन उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में ये चीजें नहीं है। ठीक है, तो विवर्तन में सबसे पहले जो प्रकाश की प्रकृति है, विवर्तन के अंतर्गत प्रकाश है तरंग रूप में। ये चीज है नोट करना कि विवर्तन के अंतर्गत प्रकाश किस रूप में पाया जाता है, तो उसकी जो प्रकृति है वो है तरंग रूप में। लेकिन अगर मान लो कोई पदार्थ है, तो पदार्थों के साथ प्रकाश की अन्योन क्रिया किस रूप में? वो है कण रूप में। कण रूप में। तो अब यहां पर आपने दो चीजें देखी है प्रकाश के बारे में, कि एक तो प्रकाश तरंग के रूप में है और एक प्रकाश कण के रूप में है। दो चीजें हैं। पर प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाए या कण के रूप में माना जाए, तो इसके लिए यहां पर एक सिद्धांत आया जिसको बोलते हैं अपन आधुनिक क्वांटम सिद्धांत।
आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया और इसने कहा कि ना तो प्रकाश ना तो तरंग रूप में है और ना ही कण रूप में, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया। प्रकाश की तरंग व कण प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। और यह सामंजस्य स्थापित किसने किया? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कुछ सामान्य सी चीजें थी प्रकाश के बारे में समझने के लिए। तो अब प्रकाश के लिए ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित करती हैं, तो वो सभी परावर्तन के नियमों का पालन करेंगी, यानी परावर्तक पृष्ठ जो प्रकाश को क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी, परावर्तित करेंगी, वो सभी परावर्तन के नियमों का पालन करेंगी। और ऐसी सतहें जो अपवर्तन या अपवर्तक पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं, वो अपवर्तन के नियमों का पालन करें। अपवर्तन अपन पढ़ेंगे, यानी सतह दोनों के दोनों ही, अपवर्तन होगा जो पारदर्शी जो सतह हैं, जबकि परावर्तन होगा जो सतह अपारदर्शी हैं, यानी जो प्रकाश उनके अंदर से होकर के गुजरता नहीं है, वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है, यानी वापस भेज देती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है, या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर पहुंचता है, तो परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है, तो उसकी सतह से ही, अंदर नहीं, उसकी सतह से ही परावर्तित होकर के चला जाएगा। जैसे ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये कोई प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण आई तो इस यहां से टकरा करके वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी। ये बीच में जहां से टकराएगी, इसको बोलते हैं अभिलंब। जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, और जो निकल के जा रही है, परावर्तित होके जा रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें हैं कि अभिलंब से जो आपतित किरण है, जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस जाती है। तो अभिलंब से जो ये आपतित कोण बना रही है, इसको बोलते हैं आपतन कोण आई, और जितने कोण से जाएगी यानी परावर्तन कोण आ। तो ये एक सामान्य सी घटना है प्रकाश के परावर्तन की, कि जब प्रकाश आता है और परावर्तित होकर वापस पुनः उसी मार्ग पर चला जाता है। अब ये किन नियमों का पालन करता है, किस नियम के तहत प्रकाश की किरणें आती हैं और वापस उसी माध्यम में जाती हैं, तो आइए अपन पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में। पहला नियम देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल पे। कहां पर है? एक ही तल पे है। तो ये है पहला नियम।
दूसरा नियम आपतन कोण, ये कोण आई तथा परावर्तित कोण, कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। देखो, जितने कोण से अभिलंब से आपतित किरण कोण बनाएगी उतने ही परावर्तित किरण बनाएगी। तो यहां पर हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अगला है परावर्तन का तीसरा नियम कि सभी जो परावर्तक पृष्ठ हैं, यानी परावर्तन की जो परावर्तित किरण है उस परावर्तित किरण की ना ही तो चाल चेंज होती है और ना ही आवृत्ति चेंज होती है। तो परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। अच्छे से समझना तीनों नियमों को। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं और परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल, जो ये परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल है वो समान रहेगी, यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये परावर्तन और परावर्तन से संबंधित कुछ नियम। अब आइए देखते हैं कि जो परावर्तक सतह वो किस प्रकार से इनके द्वारा परावर्तित करती है किरणों को और क्या यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बिंब की स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले चेक करेंगे अपन समतल दर्पणों के अंदर। समतल दर्पण यानी कि सामान्य दर्पण होता है जिसकी एक सतह परावर्तक पृष्ठ होती है, जबकि दूसरे पर एक हम किसी कलर वगैरह की लेपित कर देते हैं। तो ये जो सामान्य समतल दर्पण है, हालांकि अपना इतना है नहीं है, फिर भी इसके द्वारा ये कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, कहाँ बिंब की स्थिति होती है, तो समझते हैं पहले समतल दर्पण। अब जो समतल दर्पण है, जब कभी प्रकाश इसके ऊपर आपतित होगा तो परावर्तित भी होगा, तो परावर्तित होगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, यानी कोई चेंज हर बार नहीं होगा, एक जैसा ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरी बात है बिंब में, पहला हो गया। दूसरा है प्रतिबिंब में की दर्पण से दूरी बराबर दूरी बिंब की दूरी के बराबर होगी। मतलब प्रतिबिंब भी दर्पण में इतनी ही दूरी पर बनेगा जितना कि बिंब रखा हुआ है। ये दर्पण है, ये है बिंब, तो ये बिंब दर्पण समतल दर्पण से जितनी दूरी पर है इसके पीछे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। दूसरी बात ये है। तीसरी बात की बात करें, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का होगा। यानी जितना बड़ा बिंब होगा उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा अंतर नहीं होगा कोई दोनों में, ये बिंब इतना बड़ा है इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये सामान्य सी चीजें थी समतल दर्पण के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो या गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी जिनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होगा
या वक्रित है, मुड़ा हुआ है, वो सभी गोलीय दर्पण कहलाएंगे। और दर्पण अपने पास दो प्रकार के हैं। एक है, पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे ये अंदर की तरफ घुमा हुआ है, जो बाहर की सतह है वो लेपित है, तो परावर्तक पृष्ठ किधर का है, ये अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये है अवतल दर्पण। दूसरी बात करें हम उत्तल दर्पण की, दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, वो कहलाएंगे उत्तल दर्पण। जैसे तो ये अंदर से लेपित होगा और जो परावर्तक पृष्ठ है वो है बाहर तक पृष्ठ, तो ये कहलाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर कुछ गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपन सभी अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। पहले तो बात करेंगे हम दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों को एक साथ साथ करेंगे कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। कैसे? ये अवतल है, ये उत्तल है, इन दोनों का जो केंद्रीय बिंदु है ये वाला, ये जो केंद्रीय बिंदु है इसको बोलते हैं हम P या दर्पण का ध्रुव। अगला है, अगली बात करेंगे हम वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो ये गोलीय दर्पण होते हैं ये किसी एक गोले का भाग होते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे अब हमने ये जो गोली दर्पण लिए किसी एक गोले का भाग है, मान लो ये गोला था, अब इस गोले से हमने क्या किया, यहां से ये एक दर्पण ले लिया, बाहर की सतह लेपित कर दी, तो ये इधर से उत्तल बन गया। और अगर हमने यही दर्पण लिया, अंदर से लेपित कर दिया, तो हमने यहाँ पर इस गोले से बना दिया, अवतल और उत्तल दोनों बना दिए। तो ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब यहां पर अवतल में तो सामने होगा, उत्तल में दर्पण के पीछे। देखो ये है अवतल दर्पण, तो इसके सामने ही है केंद्र बिंदु, लेकिन उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह इधर है, तो इसके कहां होगा, पीछे होगा।
ठीक है। अगली आती है मुख्य फोकस, और वक्रता केंद्र है, हम उसे सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सी से व्यक्त करते हैं। अब आती है मुख्य फोकस। या मुख्य फोकस की प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह जिस बिंदु से परावर्तित होती है उसे मुख्य फोकस या एफ कहते हैं। यानी इसको किससे व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। अभी अपन समझेंगे कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और जिस बिंदु से निकलेगी उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अब बात कर लें मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? कि मुख्य अक्ष है ध्रुव व वक्रता केंद्र को, ध्रुव व वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा। भाई ध्रुव और वक्रता के, ये ध्रुव हो गया P और ये हो गया केंद्र, तो इससे जो सीधी रेखा निकलेगी उसको कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इस मुख्य अक्ष। अगली बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो दर्पण जिस गोले का भाग है, जैसे इस गोले के भाग हैं, तो इस गोले के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण जिस गोले का भाग है उसके P व C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी जिस गोले का भाग है उसके बिंदु P और C के बीच की दूरी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है R, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे हम R से व्यक्त करते हैं। ये तो थी कुछ मुख्य शब्दावलियां। एक और शब्दावली है छोटी सी, द्वारक। द्वारक यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस परावर्तक पृष्ठ का व्यास, परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ठीक है, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है या ये अवतल दर्पण है, इसकी परावर्तक पृष्ठ है, तो ये यहां से और यहां तक का ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा द्वारक। इसको हम किसी से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे एम एन एन एम या ए वी, आपके हिसाब से जो भी आए तो उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बार इन सभी चीजों के बारे में बता देता हूँ। ये प्रमुख परिभाषाएं आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1-2 नंबर में इन परिभाषाओं को ही पूछ लेता है। अब मैं आपको इन डायग्राम के तहत आरेख द्वारा इन सभी परिभाषाओं को एक बार समझा देता हूं, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो, ये है अवतल दर्पण, ये है
उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर दोनों की चीजें समझो कि ये है अवतल दर्पण, अंदर की सतह परावर्तक पृष्ठ है, ये बीच का बिंदु है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस एफ, ये है वक्रता केंद्र, और एफ और पी के बीच की ये है वक्रता त्रिज्या। इसी के अंदर ये मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण की ये सभी चीजें दर्पण के पीछे होती हैं, तो एफ सी, और ये तो चीजें तो सामान्य सी चीजें हो गई, लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज है वो है मुख्य फोकस। समझे आप कि जब मुख्य अक्ष ये हो गई, ये जो लाइन है ये है मुख्य अक्ष, तो इसके जो समानांतर ये रेखा आई है, यानी ये जो प्रकाश की किरण है ये कहाँ से निकलेगी, जिस बिंदु से निकलेगी उसको हम मुख्य फोकस कहेंगे। तो यहाँ से अगर मान लो कोई और किरण है तो वो यहाँ से आई है तो वो भी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो जिस बिंदु से निकलेगी और मुख्य अक्ष के समानांतर आनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ की बात करूं, यहाँ से और कोई किरण है, एक किरण आई यहाँ पर, मुख्य अक्ष के गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, मुख्य फोकस क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो गुजर नहीं है, प्रतीत हो रही है। तो अब ये मान लो कोई दूसरी प्रकाश की किरण है तो ये यहाँ से परावर्तित हो जाएगी और ये मुख्य फोकस से क्या होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये चीजें थी सामान्य चीजें। यहां से अगर हम बात करें तो ये वही अपना अभिलंब और ये आपतन कोण और परावर्तन बिंदु हो जाएगा, जो कि मैंने आपको सामान्य डायग्राम बता दिए दोनों के अंतर्गत। अब अपन इनकी देखते हैं विभिन्न स्थितियों में आरेख बनाना सीखेंगे अपन, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले अपन इनके कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं। गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनाना, और प्रतिबिंब से पहले हम सबसे पहले इनके सामान्य नियम या सामान्य नियम, जो कि आरेख बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है और आपको वो आने चाहिए। सामान्य नियम है तो ये जो नियम बने हैं या जो प्रतिबिंब बना रहे ये बनेंगे बिंब की स्थिति के आधार पर, बिंब की स्थिति के आधार पर। जो मेन चीज है, जो अलग अलग प्रकार के आरेख अपन बनाएंगे वो बिंब की स्थिति के आधार पर बनेंगे। तो सबसे जो पहला सामान्य नियम है, सबसे पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि ये अपन के हैं अवतल है और ये है उत्तल है, अगर इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है ये वाली, तो ये क्या होगा, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये नियम ये कहता है, ठीक है। दूसरा कि गुजरती हुई प्रतीत होगी, अगर उत्तल दर्पण है तो ये यहां से परावर्तक पृष्ठ परावर्तित होकर के इधर पर गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम ये कहता है, और इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए अपन को जो प्रतिबिंब आरेख है वो खींचने हैं, ठीक है। अब बात करें हम दूसरे की। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब इसका उल्टा है, दूसरा नियम उल्टा है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहां से आएगी, मुख्य फोकस से, किरण मुख्य फोकस से आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या
जो किरण F की ओर आती हुई प्रतीत होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्योंकि अपन यहाँ पर अवतल और उत्तल दोनों को लेकर साथ साथ में चल रहे हैं, तो अवतल में तो क्या होगा, ये अवतल है, ठीक है। अवतल के अंदर तो क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, जैसे ये मुख्य फोकस से आई, F से आई, तो ये वापस किधर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष इसके समानांतर होगी, इसका उल्टा नियम है ये। और अगर इसकी तरफ, अगर कोई मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये परावर्तन के, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वापस ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये है दूसरा सामान्य नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वो पुनः वापस उसी पथ पर चली जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी या आती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर, वापस उसी पथ पर चली जाएगी। जैसे उदाहरण, यह है अवतल, यह है उत्तल। अगर कोई प्रकाश की किरण बिंदु C, ये F और ये C से आ रही है, ये C से आई, तो जिस पथ से आ रही है वापस उसी पथ पर चली जाएगी, बस कुछ नहीं होगा। जैसे आई परावर्तन के पश्चात वापस पुनः ऐसे ही चली गई। अवतल में क्या होगा, अवतल में यह होगा कि उसके आती हुई प्रतीत होगी, यह है F, यह है C, तो इसके ये आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वापस जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। यह है तीसरा नियम। अब बात कर लेते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर दर्पण के ध्रुव P पर कोई आपतित किरण जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव P पर आपतित किरण जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से वापस चली जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी बात कर लेते हैं। अवतल, उत्तल कि ध्रुव P, ये जो ध्रुव P है इस पर जो किरण जितने कोण से आएगी वापस उतने ही कोण से चली जाएगी, जो कि पहला ही अपन ने समझा था। जैसे कि ये जो मुख्य अक्ष के किसका काम करेगी, अभिलंब का कार्य करेगी, तो ये जितने कोण से आएगी उतने कोण से चली जाएगी। ये I और ये R, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही है, ये जितने से आएगी उतने से वापस चली जाएगी। ये I और ये R। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये अपन समझ ही चुके हैं पहले, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये तो है कुछ सामान्य से नियम, और जब अगर ये नियम अपन को ध्यान में है तो ही हम आरेख खींच सकते हैं, वरना हम आरेख नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि कम से कम अपने को ना आरेख खींचने के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो दो रेखाओं की जरूरत, एक तो बिंब से आएगी और एक अगर अपन को याद है तो, क्योंकि रेखाएं एक नहीं निकलती, जाने कितनी सारी रेखाएं निकलती है, पर अपन इतने को तो नहीं देख सकते, पर कम से कम अपन को दो रेखाओं को तो साथ में लेकर के चलना पड़ेगा।
ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रतिबिंब आरेख द्वारा निरूपित करेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे अपन, और वो भी बिंब की स्थिति के आधार पर। कुछ नहीं करना, सिर्फ हम बिंब को चेंज करते जाएंगे और हमारे जो अलग अलग स्थिति है उस पर प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे, बस। तो सबसे पहले पहली स्थिति है, पहली स्थिति है कि बिंब। भाई बिंब को कहां रखें? तो बिंब में हमारा यानी कि बहुत दूर है, तो यानी अनंत पर है, ठीक है। अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये अपन पहला नियम समझते हैं कि जब अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है यानी अनंत से आ रही है वो, तो सीधी सी बात है कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। एफ पर मतलब मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। साइज, साइज की बात कर लेते हैं तो कितना बड़ा बनेगा? तो बहुत छोटा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। प्रकृति, प्रकृति की बात करें कि भाई कैसा बनेगा? वास्तविक है, आभासी है, सीधा है, उल्टा है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा वास्तविक व उल्टा। ये जो प्रतिबिंब आरेख हैं ये बहुत महत्वपूर्ण आरेख हैं। ये चैप्टर क्योंकि हमारे सिलेबस का 7 नंबर कवर करता है, और 7 नंबर अपने आप में बहुत बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर हर प्रश्न या 3 या 4 नंबर का प्रश्न हर बार आता है। तो ये हमको विभिन्न स्थितियां देखनी है, और हमेशा जो पूछा जाएगा साइज और प्रकृति, ये पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम बिंब को यहाँ पर रखें अनंत पर, तो अपन देखते हैं अगर कोई चीज बहुत दूर है तो हमारी आंखों में भी वो कैसी दिखाई देगी? बहुत छोटी, यानी जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है। तो अपन समझते हैं आरेख द्वारा। ये अपना अवतल दर्पण है, ये है पी, एम एन, द्वारक हो गए, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ये प्रमुखता बिंदु हो गए। हमने कहा है बिंब कहाँ रखा है? अनंत पर। अगर कोई ये डॉट डॉट, ये अनंत से कोई चीजें आ रही है यानी अनंत पर है, तो हमारी जो चीजें रखी है वो अनंत पर है, उसको हमने नाम दिया ए। क्या नाम दिया भाई? ए नाम दिया। और एक चीज वहां पर रखी है बहुत दूरी पर, एक ये ए बी, क्योंकि किरणें एक चीज से बहुत सारी किरणें आती हैं, एक सिंगल कोई नहीं आती है। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, भाई बहुत दूर रखी है तो सीधी आएगी, तो ये सीधी आई, सीधी किरण आई। अब आपको पता है कि नियम क्या कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो कहां से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। अब बात करें कि दूसरी, क्योंकि मैंने कहा था कम से कम 2 किरणें चाहिए अपने को, और 2 किरणें जब जहां आपस में मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो जब ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो ये भी कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो अब ये देखो कहां पर दोनों ने प्रतिच्छेद किया है, तो यहां पर बनेगा बिंब, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम ए डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति। अब आपको ये आना चाहिए। दूसरी स्थिति में अपन देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में बिंब, अब अपन को क्या करना है? बिंब को चेंज करना है। तो अब जो अनंत पे था उसको अनंत से थोड़ा आगे ले आओ। अब आगे अनंत, और अनंत से आगे सी, तो इन सी और अनंत के बीच में रख देते हैं, यानी सी से परे। परे या अपन कह सकते हैं सी व अनंत के बीच, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बहुत सिंपल है। अगर ये
क्रम है, तो अपन की जो एफ पर बना था, अब जैसे जैसे बिंब को आगे लेते जाएंगे प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एफ से आगे कहां बढ़ेगा, एक एक स्टेप एफ और सी के बीच में, बस कहां बनेगा, एफ व सी के बीच। साइज क्या रहेगी, साइज छोटी रहेगी, छोटा बनेगा प्रतिबिंब। प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति बस ऐसी रहेगी, वास्तविक वह छोटा, सॉरी उल्टा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि ये दर्पण के कहां बन रहा है, सामने बन रहा है। तो जो सामने है वो वास्तविक है, पर सामने जो चीज बन रहा है ये उल्टा बन रहा है। तो अब अगर इसकी अपन आरेख द्वारा देखें तो ये हो गया, ठीक है। इसका हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर बिंब को रख लिया, ठीक है, यहां पर बिंब को रख दिया, ये ए और बी, यहां हमने इसको निर्देशित कर दिया। अब प्रकाश की किरण आपको ध्यान में रखनी है, ये है एफ और ये है सी, कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो सीधी सी बात है ये कहां से गुजरेगी, गुजरेगी मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब हमने यहाँ पर एक दूसरी किरण देखी है कि एक किरण तो है नहीं, अब दूसरी किरण अगर देखें कि कोई किरण अगर मुख्य वक्रता केंद्र से जाए, वक्रता केंद्र से जाए तो वो सीधी वापस वक्रता केंद्र पर वापस चली जाती। तो भाई यहाँ पर प्रतिबिंब है तो इससे किरण वक्रता केंद्र पर भी आएगी और ये जिस पथ पर आएगी उसी पर वापस चली जाएगी। पर आप यहाँ पर देखो दोनों कहां पर प्रतिच्छेदित हुई हैं, ये वाला, तो ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब कहां बना है, सी व एफ के बीच में। वही छोटा बनेगा, सामने वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति में अब हमको क्या करना है, बिंब को और आगे लेके आना है। तो अब हम ले आए सी से परे अनंत के बीच में, तो अब कहां बारी आती है, सी की। तो बिंब सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। भाई यहां पहले एफ और सी के बीच में बन गया, तो अब कहां बनेगा, सी। बिंब को इधर खिसकाएंगे और प्रतिबिंब इधर खिसकता चला जाएगा, सी पर। साइज की बात करें बराबर, भाई जहां पर बिंब है वहीं प्रतिबिंब है, तो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और प्रकृति बनेगी, वो बनेगी वास्तविक व उल्टा, वही वास्तविक और उल्टा। आरेख द्वारा समझे, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, ये पी बिंदु है और ये सी है, ये एफ है। वस्तु रखिए कहां पर, एफ पर, सॉरी सी पर रखिए। तो प्रतिबिंब अब सी से ये रेखा तो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो सीधी सी बात है ये कहां, सीधी एफ से होकर के चली गई। अब हमने दूसरी पढ़ेंगे कि अगर कोई रेखा मुख्य फोकस से जा रही है, कोई रेखा प्रकाश किरण, अब यहाँ पर प्रतिबिंब रखा हुआ, बिंब रखा हुआ है, तो यहां से ये मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी, तो ये वापस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो बताओ प्रतिच्छेद कहां किया, ये देखो प्रतिच्छेद कहां किया, यहां पर किया, तो यहां पर ये बनेगा बिंब, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब, जिसको अपन ए डैश कह सकते हैं, ये ए, वास्तविक और उल्टा। ये तीन स्थिति समझ चुके हैं। अब अपन और लेके आते हैं बिंब को आगे। अगर आपके ये चीज समझ में आ गई तो आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं गए, आपके 4-5 नंबर पक्के हैं। चौथी स्थिति वही बिंब। अब तीसरी स्थिति में बिंब अपने रखा था सी पर, तो अब सी से आगे ले आओ, सी व एफ के बीच। प्रकृति प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब देख लेते हैं कहां बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, अभी बना था सी पर, तो सी से परे, अब अनंत की तरफ जाएगा वो, सी से परे। साइज
अब साइज क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी। और प्रकृति की बात करें तो वही वास्तविक व उल्टा। सामने बनेगा तो जब तक वास्तविक बनेगा, और जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। आरेख द्वारा समझे। आरेख ये अपन का अवतल दर्पण, ये P, ये F, ये C। ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रतिबिंब को रखा है C व F के बीच में, यहाँ पर रखा है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। क्या गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि वापस कौन सी जो एक किरण और आएगी, जो कि गुजरेगी किससे, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र से यहाँ से यूं गुजरेगी। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा, ये वक्रता केंद्र वाली तो जहां से आएगी वापस उसी की तरफ चली जाएगी। ठीक है। लेकिन ये प्रतिबिंब बना यहाँ, ये A और ये A डैश यानी प्रतिबिंब B और B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, देखो C से परे प्रतिबिंब जाकर के बना है। पांचवी स्थिति, पांचवी है बिंब। अब बिंब हम C से आगे और लेके जाएं, C व F के बीच में था यहाँ पर, तो अब पहुंच गया F पर। तो प्रतिबिंब कहां पहुंचेगा, अनंत। साइज बहुत बड़ा, प्रकृति वही वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। डायग्राम ये अपन का हो गया P, F और C। अब हमने यहां पर वस्तु को रखा है F पर। कहां रखा है, F पर वस्तु को रखा है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो बताओ कहां जाएगी, सीधी सी बात है, कहां जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई निकल गई। दूसरी जो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो ये इधर से टकराएगी और वापस इसी पथ पर चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं, ये इधर जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। छठवीं जो लास्ट स्थिति है और मोस्ट, कैसी है, मोस्ट स्टार लगा लीजिए। यहां पर बिंब को रखेंगे F व P के बीच। भाई अब यहां से जाएगा तो P और F के बीच में जाएगा, तो प्रतिबिंब। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। साइज बनेगा तो साइज ज्यादा नहीं है, बड़ा ही बनेगा। पर जो मेन चीज है वो है प्रकृति। ये चीज बार बार पूछी जाती है, प्रकृति। और ये छठवीं स्थिति है अवतल दर्पण की। तो इसमें क्या होता है, प्रकृति बनेगी आभासी व सीधा। अक्सर यही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। कहां कहां पर रखें। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अपन अगर देखें आरेख, P, F और C। अब अपन ने क्या रखा है, यहां रखेंगे। ठीक है। यहां रख दिया तो सीधी एक काम सीधा सा होगा कि यहां से
हमने देखा है ए डैश कर देते हैं, ए और ये बी, बिंब हो गया। अब यहां से हमने एक नियम और पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने कोण से बनाएगी उतने कोण से निकल जाएगी। तो यहां से ये ध्रुव, उतने ही कोण से ये किरण निकल गई। तो इधर कहीं टकरा रही है, ये नहीं टकरा रही है, ठीक है। तो ये वापस इधर ये निकल गए। अब दूसरी है जो वक्रता केंद्र वाली है, तो ये वक्रता केंद्र वाली क्या होगा, जिस पथ पर जाएगी उससे वापस आ जाएगी। तो ये देखो दर्पण के पीछे यहां पर जाकर क्या टकराई है, यहां पर मिली है ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। और कैसा बना है, बड़ा बना है, आभासी और सीधा। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है अवतल दर्पण के आरेख की, ये अक्सर पूछी जाती है। अब अपन देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो यहां पर हो गई कुल 6 स्थितियां। अवतल की कितनी है टोटल, 6। और उत्तल की पढ़ेंगे अपन, उत्तल की 2 ही है, उत्तल की 2 ही है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आरेख। अब उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही तरह के प्रतिबिंब आरेख बनेंगे। और पहली स्थिति, तो पहली में स्थिति में ये रखेंगे भाई, बिंब को अपन है बिंब। तो पहली स्थिति में बिंब कहां रहेगा, बिंब अनंत पर। कहां रहेगा, अनंत। तो प्रतिबिंब हम जानते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एफ पर, शायद छोटी, और प्रकृति आभासी व सीधा, क्योंकि जो पीछे बनेगा वो सीधा बनेगा। ये दर्पण इसके पीछे बिल्कुल सीधा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा। अब जो दोनों ही अपन के आरेख बनेंगे उत्तल दर्पण में, सीधी सी बात है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो स्थिति कैसी हो, प्रतिबिंब की स्थिति यही रहेगी, आभासी एवं सीधा। ठीक है, अब अपन इसको आरेख द्वारा समझें। यह है P, F और C। तो अब यहां पर कोई प्रकाश की किरण ये आई है, यहां से परावर्तित होकर चली गई है मुख्य अक्ष की तरफ। और ये दूसरी प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष की तरफ। तो प्रतिबिंब कहां बना है, ये प्रतिबिंब बना है पीछे की साइड में और मुख्य फोकस पर बना है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है, महत्वपूर्ण है। यूं महत्वपूर्ण है कि उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही तरह की प्रकृति रहती है प्रतिबिंब की, और वो रहती है आभासी और सीधा। इस स्थिति में भी यही है। और अब बात करेंगे दूसरी स्थिति की। तो दूसरी स्थिति में बात करें तो बिंब ज्यादा नहीं है, बिंब को आप सी और पी के बीच में कहीं रख लो, मतलब अनंत व पी के बीच, कहीं अनंत से और पी के बीच में। यहां तो ये अनंत पे था, बिंब कहां था, अनंत पर। अब यहां पर अपन अनंत और पी इनके कहीं बीच में रख लेंगे, तो अनंत व पी के बीच में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा एफ व पी के बीच, ये एफ और ये पी के बीच में बनेगा। साइज छोटा, प्रकृति तो वही है एक ही, आभासी व सीधा। इसका आरेख देख लें।
हमने कहा कि P और अनंत के बीच में कहीं रख लेंगे, तो हमने यहाँ रख लिया। यहाँ रखने के बाद में हमको पता है कि ये तो जाएगी सीधी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य फोकस थी। ठीक है, अब बात करें, दूसरी बात आती है कि दूसरी किरण की, तो वक्रता केंद्र की ओर प्रतीत होने वाली किरण सीधी वक्रता केंद्र पर वापस, तो ये जाएगी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की तरफ। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा P व F के बीच में बनेगा। क्या बनेगा? P व F के बीच में बनेगा। तो ये थी दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा आरेख निरूपण, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार प्रश्न आते हैं, ये आपके समझ में आने चाहिए, और अगर नहीं आए हो तो ये जरूर बताना एक बार कमेंट में करके। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, आपके समझ में आ गया होगा। अब है उपयोग। सबसे पहले अवतल दर्पण के, जो अवतल दर्पणों के उपयोग की बात करें तो जो अवतल दर्पण होते हैं वो अभिसारी होते हैं। एक नोट, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है कि जो ये प्रकाश की किरण है, उन प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करते हैं, समेटने का काम करते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो है, उपयोग है टॉर्च, सर्च लाइट। जो सर्च लाइट किसी को ढूंढने काम आती है जंगलों में, वाहन के अग्रदीपों की लाइट, जो सभी वाहनों में आगे की तरफ लाइट लगी रहती है वो। अगला है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। अगला है दंत विभाग। दंत विभाग मतलब जो दांतों के डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वो भी इन चीजों को बड़ा करके देखने के लिए इसी दर्पणों का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में प्रकाश को अगर नियंत्रित करना है तो इससे करते हैं। वाहन के अग्रदीपों में, टॉर्च में, सर्च लाइट में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पणों का उपयोग। उत्तल, तो उत्तल का उपयोग है, तो उत्तल का सीधी सी बात है कि जो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण होते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किया जाता है। मेन उपयोग तो ये है, ठीक है, इसमें किया जाता है क्योंकि इनका जो दृश्य क्षेत्र होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो हम जानते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो पीछे की बहुत सारी चीज को कवर कर लेता है, इसलिए ये होते हैं अपसारी। अपसारी यानी इनका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, ये किरणों को फैलाते हैं, तो उसमें समाहित बहुत सारी चीजों को करे लेते हैं। ये इनके प्रमुख चीजें होगी। अब जो सबसे मेन चीज है दर्पण और उत्तल दर्पणों में, वो है इनकी चिन्ह परिपाटी। कि जब कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार होंगे, और दर्पण, प्रतिबिंब, बिंब में इनकी स्थिति क्या रहेगी उसके आधार पर इसकी एक चिन्ह परिपाटी बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं चिन्ह परिपाटी के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं चिन्ह परिपाटी में जो महत्वपूर्ण बिंदु वो आपको बता देता हूं कि बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाता है। यानी बिंब है उसको हमेशा दर्पण के कहां रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बिंब को हमेशा बाईं ओर,
बाईं ओर बिंब। भाई ये बिंब के बाईं साइड, ये बायां और ये दायां, तो कहाँ रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। दूसरा है कि सभी दूरियां मुख्य अक्ष पर बिंदु P से मापी जाती हैं। हमको बिंब की दूरी मापनी है, बिंब कितनी दूरी पर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, तो हमको सभी दूरियां कहां पर मापनी पड़ेंगी? इस बिंदु P से, इस बिंदु P से मापनी पड़ेंगी सारी की सारी दूरियां। इधर मापेंगे तो भी इधर से P से, और इधर मापेंगे तो भी इससे P से मापी जाती है। ठीक है। अगली बात है कि अगर बाईं ओर की जो भी दूरियां हैं, बाईं ओर की सभी दूरियां प्लस तथा दाईं ओर की सभी दूरियां माइनस, यानी अगर इधर की साइड की जितनी भी दूरियां ये तो होती हैं प्लस, और इधर दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? माइनस होती है। भाई इधर हमको बिंब रखा है कितनी दूरी पर है, तो जो दूरी नापेंगे वो प्लस में मापेंगे, और अगर इधर रखा है तो किस में मापेंगे? दाईं ओर की, सॉरी उल्टा हो गया, दाईं ओर की प्लस और बाईं ओर की सभी कैसी होती हैं? दाईं ओर की सभी प्लस और बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। अब बात करते हैं चौथी, और वो है ऊंचाई की। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां किसमें मापी जाती हैं? किसमें? प्लस में मापेंगे। किसमें मापेंगे? प्लस में। दूरियां प्लस तथा नीचे माइनस। अब जैसे यहां से अपन को दूरियां मापनी है ऊपर की साइड में, ये ऊपर, तो ये प्लस होंगी और नीचे की साइड की कैसी होंगी? माइनस होंगी। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, फिर अपन की टेंशन खत्म है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर ये हम चीजें ध्यान है, बिंब को बाईं ओर रखेंगे, जितनी भी दूरियां मापेंगे वो बिंदु P से मुख्य अक्ष पर मापेंगे। बाईं ओर है तो माइनस लेंगे, दाईं ओर है प्लस लेंगे। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो प्लस लेंगे, अगर नीचे बात करेंगे तो माइनस लेंगे। बस यही चिन्ह प्रॉपर्टी है, बहुत सामान्य सी चिन्ह प्रॉपर्टी है, इतना नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। यानी इन बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध है उसे कहते हैं अपन दर्पण सूत्र। और ये जो संबंध है वो है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। याद कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करूं, यहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। अब यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं अपन, छोटी सी रह गया था अपन का, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है कि बिंब के बिंदु P यानी कि ध्रुव व F के बीच की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इस फोकस दूरी व त्रिज्या में एक संबंध है। फोकस दूरी व त्रिज्या में संबंध, क्या संबंध है?
संबंध ये है कि r बराबर 2f, कि जो फोकस दूरी होती है, जो त्रिज्या होती है, वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। और अगर मैं फोकस दूरी बात करूं तो वो त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। ये इनके बीच में संबंध है। ये अपन इससे संबंधित भी छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। अब एक अपना लास्ट परावर्तन के अंतर्गत एक टॉपिक बचा है, वो है आवर्धन। क्या है? आवर्धन। आवर्धन क्या बताता है? आवर्धन बताता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन के रूप में व्यक्त है। यानी कि आवर्धन को हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। आवर्धनता को हम m द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा m बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई। इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम व्यक्त करेंगे h डैश से और बिंब की ऊंचाई को व्यक्त करेंगे h से। तो यहां पर ये हो गया m बराबर h डैश अपॉन h। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि इनकी दूरियों के बीच में संबंध में, कि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के बीच में भी एक संबंध है, तो ये आवर्धनता बराबर, आपको ये नोट करना है कि आवर्धनता और बिंब की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के जो बीच में जो संबंध है वो है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। ठीक है, v प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, u बिंब की दूरी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अपन का समाप्त होता है प्रकाश का परावर्तन। और अब अगले अध्याय में हम, अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आपको चैप्टर जो बहुत अच्छे से ध्यान में लेकर के इसका रिवीजन करना है, क्योंकि ये 7 नंबर कवर करता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले परावर्तन अपवर्तन में। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ये करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।